वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। समय आपका ये ऐसा चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य को अपने आप को आपको के स्वास्थ्य को ध्यान में बहुत रखना है, क्योंकि ये आपका एग्जाम के लिए क्रूशियल समय है और इस समय पर अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपका पूरा सेमेस्टर की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस समय पर आपको स्वास्थ्य का विशेषकर अपने ध्यान रखना है। देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऐसे टॉपिक आप हमको बता दीजिए जो हमें एग्जाम में बेहतर करने के लिए, मतलब हम कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर कर सकें और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छे रहें। तो आज उन्हीं बच्चों के लिए, या फिर जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको भी यहाँ से पता चलेगा कि कहीं उनका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट तो नहीं गया है कवर करने से। तो आज हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे यहाँ पर। और मैंने मैक्सिमम हर यूनिट से 5 टॉपिक लिए हैं जो एकेटीयू के प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर में बार बार पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एनालिसिस हुआ है वो ऐसा नहीं कि लास्ट सेमेस्टर के 2-3 सेमेस्टर के पेपर देख लिए गए हों। लास्ट 6 से 7 सेमेस्टर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं यूनिट वाइज। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे कौन सा टॉपिक हमें किस यूनिट से जरूर करके जाना है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका 100% डेफिनेटली पता है कि उससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, तो हमें उन टॉपिक्स को छोड़ना भी नहीं है और उस टॉपिक को ऐसे करना है कि आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन वो पूछ ले वो आप करके आए। क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन को, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और आपने उसको आधा अधूरा पढ़ा है और आपने सोचा कि सर ने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था और हमने उसको कंप्लीट कर लिया है, मतलब आधा पढ़ के आपको लगा कि हमने पढ़ लिया है टॉपिक, तो वो चीज नहीं है। अगर शॉर्ट टॉपिक या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर उनको तैयार आपको करना है तो आपको इस तरीके से तैयार करना है कि आप उसको कंप्लीट करें। बेनिफिट तभी होता है ना। तो मैक्सिमम हम हर यूनिट से 5 टॉपिक देखेंगे, हो सकता है किसी यूनिट में 4 ही टॉपिक हों। तो आप इन टॉपिक्स को जरूर बहुत बेहतर तरीके से करके जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप ये समझिए कि एक निचोड़ है ये, जैसे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप काढ़ा पीते हैं ना, तो उसी तरीके से है ये एक इम्यूनिटी बूस्टिंग वीडियो है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे। एकेटीयू के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके यहाँ पर मैंने ये जो टॉपिक हैं ये सेलेक्ट किए हैं। तो यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यूनिट फर्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पीएन जंक्शन डायोड में वो है वीआई करेक्टरिस्टिक। वीआई करेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन डायोड की, चाहे आप आइडियल ले लीजिए चाहे आप प्रैक्टिकल ले लीजिए, उसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है पीएन जंक्शन डायोड की वीआई करेक्टरिस्टिक, यानी कि वीआई करेक्टरिस्टिक कैसे हम डिजाइन करते हैं और क्या क्या उसमें फैक्टर्स हैं और उसको एक्सप्लेन भी कराया गया है। तो यानी कि जब आप पीएन जंक्शन डायोड की वीआई करेक्टरिस्टिक पढ़ें तो उसको कंप्लीट पढ़ें। ठीक है। दूसरा टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर। 100% क्वेश्चन आना ही आना है। सेंटर टेप पूछ ले या ब्रिज रेक्टिफायर पूछ ले और इनमें कंपैरिजन जो होता है, मतलब फुल वेव रेक्टिफायर जब आप पढ़ेंगे तो दोनों टाइप के रेक्टिफायर आप पढ़ेंगे, फुल वेव, सेंटर टैप्ड और ब्रिज रेक्टिफायर, और उनके बीच में कंपैरिजन 6 से 7-8 पॉइंट का आपको कंपैरिजन वो करके जाना है। देखिए, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो भी वीडियोस होंगी वो आपकी एक एकेटीयू की स्पेशल फॉर एकेटीयू एग्जाम प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें आपके चारों सब्जेक्ट के जो जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वन शूट की फॉर्म में या फिर क्वेश्चंस की फॉर्म में वो वहां पर ऐड हैं। अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स की जो जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसको भी बहुत आराम से जाकर डिस्क्रिप्शन में टॉपिक वाइज या फिर वीडियो वाइज आप अपना जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये अवश्य कंप्लीट कर लें। ठीक है। उसके बाद ब्रेक डाउन कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं आपसे बताऊं कि अगर आप पिछले 10 पेपर को उठाकर देखें तो उसमें से कम 8 बार ये ब्रेक डाउन कॉन्सेप्ट को पूछा गया है। तो आप ब्रेक डाउन में आप जीनर ब्रेक डाउन और एवलांचे ब्रेक डाउन दोनों को अच्छे से करेंगे, डायग्राम के साथ और फिर उसमें डिस्क्रिप्शन के साथ। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया है। आगे बात करते हैं, अगर हम क्लीपर क्लैंपर की बात करें और जीनर संट रेगुलेटर की बात करें तो आप इनको थ्योरेटिकली, क्योंकि समय कम है और आप एक बेहतर चीजों को कवर करना चाहते हैं, यानी कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों टॉपिक्स के आप न्यूमेरिकल जरूर कर लें। न्यूमेरिकल की 2 वीडियोस बनी हुई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, कुछ उससे अलग आपको नहीं पढ़ना है, दोनों वीडियोस कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी टॉपिक से संबंधित आप न्यूमेरिकल गलत नहीं करके आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। या फिर जब आप एग्जाम देकर आएंगे आप खुद बता देना। ठीक है, यानी कि इन तीनों टॉपिक्स के आप न्यूमेरिकल जरूर करके जाएं यूनिट फर्स्ट के। और अगर आप चैप्टर नंबर 3 पर जाते हैं जिसमें स्पेशल 2 टर्मिनल डिवाइसेस या डायोड्स आप पढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट के, तो उसमें केवल और केवल आप टनल डायोड और एलईडी को पढ़ लीजिए बस। यही क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं और जो टाइप के डायोड हैं वो उनकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो आप इन्हीं 2 टॉपिक को पढ़कर जाएंगे, टनल डायोड या एलईडी। और मुझे मतलब अंदाजा है कि आप इसमें से एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके आएंगे, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट फर्स्ट से हैं आपके, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। यूनिट नंबर सेकंड में जो सबसे पहले आपको पढ़ना है वो है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक, तीनों को आपको तैयार करना है बहुत अच्छे तरीके से।
यहाँ पर ये नहीं कि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कर ली, कैरेक्टरिस्टिक छोड़ दी, या फिर वर्किंग और कैरेक्टरिस्टिक कर ली, कंस्ट्रक्शन छोड़ दी। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि यहाँ पर जो भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा सेलेक्टेड टॉपिक है, इनको आपको कंप्लीटली डिटेल में तैयार करना है। यहाँ से यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, ये ना हो कि आप एग्जाम में ना कर पाए। फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर को चाहे आपने कंस्ट्रक्शन भी पढ़ ली, वर्किंग भी पढ़ ली, लेकिन आप कैरेक्टरिस्टिक छोड़ आए, तो यानी कि अगर आपका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक तीनों ही पूछ ली, तो यानी कि आपने तो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया लेकिन अधूरा किया ना, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ सेलेक्ट करके क्वेश्चन को पढ़ने का, है ना। तो यानी कि आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें कवर करके जानी है एनपीएन ट्रांजिस्टर की। और इतनी समझ तो मुझे पता है कि आप में बनी गई होगी, अगर एनपीएन की जगह पर 1% पीएनपी ट्रांजिस्टर की यही सारी चीजें पूछ ली जाए तो आप बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकती हैं। ये मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि एक वन शूट वीडियो मैंने पीएन जंक्शन डायोड के वर्किंग की बनाई हुई है, जो आपके ट्रांजिस्टर एज वेल एज डायोड के डिस्क्रिप्शन, वर्किंग के मतलब वर्किंग को एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको भी जरूर देखें, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा में इतनी बार रिलेशन पूछा गया है कि आप इस टॉपिक को नजरअंदाज कर ही नहीं सकते हैं। अदरवाइज जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो एक क्वेश्चन आप मिस कर जाएंगे, ठीक है। ये हुआ। और जो थर्ड टॉपिक है आपका, यानी कि थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का, और फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें आपका, अगर आप चाहें तो यहां से एक को तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अदरवाइज अगर आपने एक पहले से तैयार किया हुआ है तो आप दूसरे को भी जरूर तैयार करके जाएं, ठीक है। क्योंकि इसमें से प्रोबेबिलिटी रहती है जब आप सेक्शन सी में जाते हैं तो एक क्वेश्चन इन दोनों में से पूछ लिया जाता है, तो वो आपका ऑप्शन में रहते हैं क्वेश्चन, तो वहां से आप अगर एक क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप 80% चांसेस हैं कि आप अटेम्प्ट करके आएंगे, क्वेश्चन आपकी याद का आ जाएगा, है ना। तो एन चैनल जीएफईटी अगर आप पढ़ेंगे तो उसका सेम कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक तीनों चीजें आपको तैयार करनी है। वैसे अगर आप एनहेंसमेंट एंड डिप्लीशन टाइप मॉसफेट पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एनहेंसमेंट और डिप्लीशन में बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो चीज आपको समझनी है। अदरवाइज वर्किंग सारी चीजें सेम उसी तरीके से होनी है जैसे एनहेंसमेंट में होती है। एनहेंसमेंट में आपने जगह पढ़ा होगा पहले, तो एनहेंसमेंट में आपको चैनल क्रिएट करना होता है, और डिप्लीशन में वो ऑलरेडी चैनल क्रिएट होता है। बस ये कंपैरिजन आपको ध्यान में रख के एक को तैयार कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो जाएगा। मेन बात है कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको ध्यान में रखना है कि कहां पर कौन सी चीज वेरी कराई जाएगी और कौन सी कांस्टेंट रखी जाएगी, है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी टॉपिक को आप अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर में और उसमें डायग्राम बनाना पड़ता है, या तो कंस्ट्रक्शन का डायग्राम समझ लीजिए या कैरेक्टरिस्टिक का डायग्राम समझ लीजिए, तो वो बहुत क्रूशियल रहता है उस टॉपिक के लिए, क्योंकि उस डायग्राम की हेल्प से एग्जामिनर 50% ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर जाता है कि आपको टॉपिक आता है या नहीं आता है, और आता है तो कितने अच्छे तरीके से आता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप किस तरीके से उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उसकी जो वर्किंग है वो किस तरीके से आप करके जा रहे हैं तैयार। तो आपको अपने डायग्राम वाले क्वेश्चंस पर मेन फोकस करना है। डायग्राम आप अच्छे से 3 से 4 बार बनाकर प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है। और इस टॉपिक, इस यूनिट से आपको कंपैरिजन जरूर करके जाने हैं, क्योंकि यहां पर आप डायोड पढ़कर आए हैं, डायोड से आप आए ट्रांजिस्टर में, और ट्रांजिस्टर भी आपके दो तरीके के हैं, जेएफईटी है और मॉसफेट है और बीजेटी है ना। ये तीन तरीके के आपके जो वो हैं आपके डायग्राम या फिर ट्रांजिस्टर्स हैं, ये आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप इनको जरूर करेंगे कंपैरिजंस को, क्योंकि ये कंपैरिजन बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो इसको आप नहीं छोड़कर जाएंगे, ठीक है। तो ये सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको तैयार करनी है चीजें। ऐसा ना हो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपने समझ लिए, लेकिन आप किस तरीके से तैयार करके जाएंगे ये आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें फिर आपकी समस्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये जरूर आप करके जाएं। आगे अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, तो उससे पहले ये एक बहुत ही अच्छी चीज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये है, दिल तो सबके पास होता है लेकिन सब दिल वाले नहीं होते, ये शाहरुख खान जी कह रहे हैं। तो वहीं पर अक्षय कुमार जी, जिन्होंने बीटेक में एडमिशन लिया हुआ है और एग्जाम उनके पास आते जा रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, बुक्स भी सभी के पास होती हैं लेकिन सब पढ़ने वाले नहीं होती। यानी कि बुक्स और आपके नोट्स सबके पास अवेलेबल हैं लेकिन सब बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं। यही अक्षय कुमार जो बीटेक के एक छात्र हैं वो शाहरुख खान को समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। इंजीनियर्स गेटवे के नोट्स आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पहुंचे हुए हैं, तो ऐसा ना हो वो आपके रखे ही रखे रह जाएं और आप टॉपिक्स को कवर ना कर पाएं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, कॉन्फिडेंस अगर आप अपना लूज करेंगे अपने आप ही तो समस्या क्रिएट होगी। अगर आप अपने आप में ही कॉन्फिडेंस को बनाए रखेंगे, यानी कि आप चाहे लिमिटेड पढ़िए लेकिन वो ऐसा पढ़िए कि आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपको लगे कि हाँ हमने पढ़ा है। ऐसा ना हो कि आप पढ़ना सब कुछ चाहते हैं लेकिन पढ़ एक टॉपिक भी अच्छे से नहीं रहे हैं, तो उसमें फिर समस्या आ जाएंगी आपके सामने। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ना, कि आपके पास जो मटेरियल है उसका यूटिलाइजेशन आप किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। एग्जाम कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती है, 3 घंटे का खेल होता है। आपको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना है, फ्री ऑफ माइंड। कोई भी टेंशन लेकर नहीं चलना है। टेंशन में आप समय ही बर्बाद करेंगे, कुछ याद भी नहीं होगा और आप पर बर्डन क्रिएट होता चला जाएगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, चिल रहकर पढ़ना है आराम से,
ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें यूनिट नंबर थर्ड की, तो यूनिट नंबर थर्ड में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड आइडियल ओप एम्प कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम, उसका डिस्क्रिप्शन बहुत बार पूछा गया है। और आइडियल ओप एम्प कैरेक्टरिस्टिक तो आप ये मानकर चलिए कि 10 में से 9 टॉपिक्स, 9 बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि आप आइडियल ओप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए। ठीक है, और आगे अगर हम इस यूनिट में बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटीग्रेटर सर्किट यूजिंग द ओप एम्प, यानी कि अगर आप ओप एम्प की जब आगे जाकर एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, जैसे इंटीग्रेटर हो गया, डिफरेंशिएटर हो गया, समर हो गया, है ना, सबस्ट्रक्टर हो गया, कंपैरेटर हो गया, तो इनमें से आप इंटीग्रेटर को जरूर करके जाएं। जो मोस्ट प्रोबेबली आपका पूछा गया है वो इंटीग्रेटर सर्किट पूछा गया है बार बार एग्जाम में, तो आप इंटीग्रेटर सर्किट को अवश्य करके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लास्ट के 6 से 7 सेमेस्टर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करने के बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इंटीग्रेटर सर्किट को करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि एग्जाम में क्वेश्चन जब आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, लेकिन वैसे आप अगर जब पेपर देने जाएंगे, या फिर मैं अभी आपको कुछ दिन बाद मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको उसमें अंदाजा लगेगा कि आपकी चॉइस काफी होती है। भाई सेक्शन बी में आप 5 में से 3 क्वेश्चन ही करने होते हैं, जो कि 3 यूनिट से ही पूछे जाते हैं, यानी कि हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो अगर आप 3 यूनिट भी बेहतर तरीके से करके गए, तो जो सेक्शन बी आपका 21 मार्क्स का होता है, जितने मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए, वो सेक्शन बी ही आपको प्रोवाइड करा देता है ना। तो मतलब कहने का यही है कि इंटीग्रेटर सर्किट आप पढ़ के जाएंगे, अगर आप और टाइप जो एप्लीकेशंस हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की उसको छोड़ते हैं तो। ठीक है, वहीं पर आगे अगर हम बात करें तो गेन फाइंड आउट करना जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है, वो इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग दोनों आप करेंगे। बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, और उसका कैलकुलेट कीजिए आउटपुट गेन दोनों के लिए, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आप नहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के यूनिट में, तो आपका यही इंपॉर्टेंट है और इसी पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल आते हैं। और जो 98% प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका एक न्यूमेरिकल इस यूनिट का सेक्शन बी या सेक्शन सी में आपको देखने को अवश्य मिलेगा ही मिलेगा, वो है न्यूमेरिकल। आप न्यूमेरिकल इस यूनिट के नहीं छोड़कर जाएंगे। मैंने आपको न्यूमेरिकल के लिए स्टार्टिंग में भी बताया है, 2 वीडियोस आपकी न्यूमेरिकल की हमने बनाई हुई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों के लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बस आप वो दोनों तैयार कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के आप कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़कर आएंगे किसी भी यूनिट का। पहले तो हमने उसमें पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल एक वीडियो में कवर की है, फिर पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स के पिछले 5 से 6 सेमेस्टर के पेपर्स में जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनको हमने उसमें इंक्लूड किया है। वैसे तो आपका जो सिलेबस है BEC 101 सब्जेक्ट, ये जो कोड है ये लास्ट ईयर से ही इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन इससे पहले आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट होता था उसमें जो आपका सिलेबस करंट में है उसके हिसाब से जो टॉपिक होते थे उसके को देखते हुए वहां से वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वहां पर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप उन दोनों वीडियोस को अगर तैयार कर लेंगे तो किसी भी यूनिट के न्यूमेरिकल में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं इस यूनिट से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे CMRR क्या होता है, स्लू रेट क्या होता है, वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है, यूनिटी गेन क्या होता है, या फिर वोल्टेज फॉलोवर क्या होता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आपको पढ़कर जाना ही जाना है। ये आपकी एग्जाम में बार बार 2 मार्क्स में पूछी जाती हैं, और 2 मार्क्स तो छोड़िए, सेक्शन बी या सेक्शन सी में किसी क्वेश्चन के साथ अटैच करके इनको पूछ लेता है। तो ऐसा ना हो कि हमने वो क्वेश्चन देखी, सपोज आपने कोई भी न्यूमेरिकल किया और उसके न्यूमेरिकल में आपसे पूछ लिया कि CMRR या स्लू रेट को डिफाइन भी कीजिए, तो न्यूमेरिकल आपको आता है लेकिन आप इन दोनों को नहीं पढ़ के गए, तो फिर वही चीज आ जाएगी कि आप उसको कहाँ पर छोड़ कर आ जाएंगे, आधा पार्ट आप करेंगे, है ना। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जा रहे हैं उनको आपको डिटेल में पढ़ के जाना है, जिससे कि आपका क्वेश्चन आधा अधूरा ना रह जाए। ठीक है, तो आई होप जो 3 यूनिट के हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं वो आप बेहतर तरीके से जरूर करके जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 4 क्या कहती है कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पढ़कर जाने हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर कन्वर्जन। यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा सेक्शन बी या सेक्शन सी में कि आपसे किसी भी बेस को कन्वर्ट करा ले किसी दूसरे बेस में, वो आपका नंबर कन्वर्जन है। इसकी एक वन शूट वीडियो हमने बनाई हुई है, हम उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा देंगे। उस एक वीडियो में पूरा नंबर सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा, नंबर कन्वर्जन आपका खत्म हो जाएगा। किसी भी बेस का कन्वर्जन किसी भी बेस में पूछ ले आप उसको छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, फिर वहीं पर के मैप 100% नहीं 200% एक क्वेश्चन आउट है कि के मैप से आपका पूछा ही पूछा जाएगा 7 नंबर में। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी रहती है कि 4 और 5 वेरिएबल के क्वेश्चंस के पूछे जाने की। तो आप 4 और 5 वेरिएबल को तो जरूर करके जाएं, और 4 और 5 वेरिएबल अगर आपने कर लिया तो 2 और 3 वेरिएबल आप ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। इसके लिए वन शूट वीडियो एक पूरा की मैप पर बना हुआ है, 0 से हीरो तक, यानी कि बेसिक ऑफ की मैप से लेकर 6 वेरिएबल तक सब चीज उसमें है, और विद क्वेश्चंस
विद पेयरिंग कैसे हम करते हैं पेयरिंग, स्टार्टिंग में उसमें पेयरिंग भी बताई गई है, किस तरीके से हम पेयरिंग कर सकते हैं। हर तरीके की पेयरिंग वहाँ पर करके दिखाई गई है, तो वो वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा देंगे। आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए के मैप तो आप छोड़कर जाएँगे ही नहीं, क्योंकि यूनिट नंबर 4th और 5th में कुछ लिमिटेड टॉपिक ऐसे हैं जो आपको 7 नंबर देंगे ही देंगे, गारंटी है। और बहुत ईज़ी हैं दोनों यूनिट, तो आपको इस इन दोनों यूनिट्स को बहुत बेहतर तरीके से करके जाना है। वहीं पे आगे बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्स आपको पढ़ने हैं, जो आपके सिलेबस में है 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, 9s कॉम्प्लीमेंट्स और 10s कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो 3s भी होते हैं, 4s भी हैं, 6 भी है, 7 भी है, लेकिन आपको ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ने, जो आपके सिलेबस में है, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वही चीज़ आपको पढ़नी है। 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट और वहीं पर 9s कॉम्प्लीमेंट और 10s कॉम्प्लीमेंट, ये आपको पढ़कर जाने हैं। वहीं पर बाइनरी अर्थमेटिक, बाइनरी अर्थमेटिक में आपका बाइनरी का एडिशन, यानी कि आपको 2 बाइनरी नंबर दे दिए जाएँगे, उनको ऐड कैसे करते हैं, और उसके बाद आपका सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन बेसिकली आपका 99% जो पूछा जाता है वो किसी कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से पूछ लिया जाता है कि सब्सट्रैक्ट कीजिए, 2 बाइनरी नंबर्स आपको दे देगा या 2 डेसिमल नंबर दे देगा, उनको किसकी हेल्प से, 1s कॉम्प्लीमेंट या 2s कॉम्प्लीमेंट या 9s कॉम्प्लीमेंट या फिर 10s कॉम्प्लीमेंट। तो सब्सट्रैक्शन फ्रॉम द 1s 2s या फिर 9s 10s, ये सारा एक्चुअल में जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो आपको न्यूमेरिकल वाली वीडियोस में जरूर मिल जाएगा। वहां पर आपको कहीं धराधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये आप वहां से देख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहीं पर जब आप के मैप पढ़ते हैं तो के मैप में जब आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अपने जो बुलियन एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया है, तो फिर वो ऐड ऑन करके वहां पर पूछ लेता है कि जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आपकी आई है, या तो उसको आप बेसिक गेट से इंप्लीमेंट करके दिखाएं, या फिर जो यूनिवर्सल गेट है आपके नैंड और नॉर, उनकी हेल्प से इंप्लीमेंट करें। तो वो भी आपको करके दिखाना है, तो उसके लिए आपको नैंड नॉर इंप्लीमेंटेशन जरूर आनी चाहिए। यानी कि कैसे आपकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन को आप नैंड से सिंप्लीफाई करेंगे या नॉर की हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको कहीं पे भी कोई समस्या नहीं होगी। आप के मैप की वन शॉट वीडियो या न्यूमेरिकल वाली वन शॉट वीडियो जरूर देख लें। वहां पर जो न्यूमेरिकल आपके पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, कैसे वो नैंड या नॉर से इंप्लीमेंट कराता है, आपका एक्सप्रेशन जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आया है वो वहां पर बताया गया है। ठीक है, तो अब अगर आप के मैप कर लेते हैं और ये इंप्लीमेंटेशन नहीं की और क्वेश्चन में पूछ लिया ऐड ऑन करके, तो आपका एक स्टेप जो है या एक पार्ट जो है उस क्वेश्चन का वो अधूरा रह जाएगा, है ना। तो इसलिए इस यूनिट में गिने चुने 4 ही टॉपिक आपके बनते हैं, तो इन 4 टॉपिक्स को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जो आपके 14 प्लस मार्क्स जरूर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर 4 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ने पर आपके 14 प्लस मार्क्स, जिसके लिए आपको उस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए 21 मार्क्स की ही नीड है, तो आप खुद समझिए कि आपके 14 प्लस मार्क्स इसी यूनिट से आ रहे हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन लॉन्ग में आएंगे और शॉर्ट में भी आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो जब हमें इतने लिमिटेड टॉपिक ही पढ़ने हैं तो क्यों ना इनको बेहतर तरीके से पढ़ा जाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में खुद नहीं बनना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसको समझेंगे। द मोस्ट प्राउड मोमेंट इन ए स्टूडेंट्स लाइफ इज व्हेन, यानी कि एक स्टूडेंट लाइफ में एक मोस्ट प्राउडली मोमेंट क्या होता है, वो ये होता है कि जब आपको कुछ नहीं आता एग्जाम हॉल में, तब टीचर ये कहे कि हाइड योर आंसर शीट, द बॉय बिहाइंड यू इज कॉपिंग यू, यानी कि आप अपनी कॉपी को छिपा कर रखिए, आपके पीछे जो स्टूडेंट बैठा हुआ है वो आपकी कॉपी में से टीप कर लिख रहा है, चीटिंग करके लिख रहा है, और जबकि आप खुद जानते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है। तो ऐसा आप फील ना करें वहां पर एग्जाम हॉल में। इसके लिए आप इन टॉपिक्स को, जो भी आपको बताए जा रहे हैं, जो भी गाइड आपको किया जा रहा है, वो आप बेहतर तरीके से करके जाएं। ठीक है, चलिए लास्ट यूनिट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 5 में एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम विद ब्लॉक डायग्राम, कम्युनिकेशन सिस्टम के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मॉड्यूलेशन एंड इसकी क्या नीड है, ये 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, उसको डिफाइन कीजिए, या व्हाई वी नीड द मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन, ये 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। वहीं पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हमने यहाँ पर 3 पार्ट में, टॉपिक एक ही है, यानी कि आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को अगर कवर अप करेंगे तो आपको यहाँ पर ये टॉपिक तो 3 दिख रहे होंगे, लेकिन ये अगर मैं बोलूँ तो टॉपिक एक ही है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है आप यहाँ से खुद अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो पॉसिबिलिटी होती है कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से ही पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन पूछ लेगा, और सेक्शन सी में जो 2 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से एक करना होता है, वो भी आपको इसमें से ही मिल जाता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, केवल और केवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की प्रोबेबिलिटी है कि वो 14 मार्क्स का आता है। उसमें क्या है, सबसे पहले तो उसका थ्योरेटिकल पार्ट हो जाता है, फिर न्यूमेरिकल पार्ट हो जाता है। थ्योरेटिकल पार्ट में आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बेसिक क्या होता है उसके बारे में है, उसकी वेवफॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं, वो सारी चीजें हैं, और इसका एक डेरिवेशन है जिसमें हम ड्राइव करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो आउटपुट आती है उसको। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो है आपका पावर कैलकुलेशन इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी कि जब आप डेरिवेशन करते हैं तो उसमें आपसे पावर कैलकुलेट कराई जाती है, अपर साइड बैंड की, लोअर साइड बैंड की, या फिर टोटल पावर कितनी नीड है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर पावर कैलकुलेशन में एक डेरिवेशन में कंप्लीट हो जाती हैं, तो वो आप जरूर करके जाएं।
तो यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का थ्योरेटिकल पार्ट में से एक 7 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 100% होती है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के न्यूमेरिकल की। ये जैसे के मैप का क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा जाएगा, वैसे ही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्वेश्चन भी 7 नंबर में डेफिनेटली पूछा जाएगा। क्लियर है? तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को तो आप इस तरीके से निचोड़ कर पी जाइए कि आप कुछ भी वहां पर ना छोड़ी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ए से मॉड्यूलेशन के एंड तक आप सारी चीजें यहां पर इसकी कवर करके जाएंगे। ठीक है, ये आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को कहीं पर भी मिस ना करें, कोई भी चीज यहां पर मिस ना करें, सारी चीजें आप पढ़कर जाएं। वहीं पर चैप्टर जो सेकंड है वायरलेस कम्युनिकेशन, उसमें आप केवल और केवल सैटेलाइट और रडार कम्युनिकेशन पढ़ लें, इनफ है। एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म में मिले या फिर ऑप्शनल फॉर्म में आपको देखने को मिल जाए सेक्शन बी या सी में। तो यूनिट 5 के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैसे अगर मैं बेसिकली बात करूं तो एक टॉपिक आपका ये हो जाता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, फिर एक इन तीनों टॉपिक्स का जो निचोड़ है वो एक ही टॉपिक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और तीसरा टॉपिक बहुत छोटा है सैटेलाइट एंड रडार कम्युनिकेशन। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 ही टॉपिक यहां से आपको पढ़कर जाने हैं, और टॉपिक्स आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। क्लियर है? अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये मेरी एक एडवाइस है। अगर आप इन सभी यूनिट्स के टॉपिक्स को भी कवर ना करके जाएं, तो आप अगर अच्छे से कोई से भी 3 यूनिट जो भी आपको इजी लगती है वो अगर आप कर लेते हैं, प्लस न्यूमेरिकल वाली जो 2 वीडियोस हैं वो आप बेहतर तरीके से कर लेते हैं, तो गारंटी है पास तो आप इजीली हो ही जाएंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स भी आप गेन करेंगे। क्योंकि पूरा सेक्शन बी जो है वो 3 यूनिट अगर आप बेहतर तरीके से पढ़कर जाते हैं तो तीनों यूनिट में से ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कराएंगे तीनों, क्योंकि वहां पर 3 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। तो वहां पर आपके 21 मार्क्स ऑलरेडी क्या हो गए हैं, आपने अचीव कर लिए। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 14 मार्क्स के, तो वहां पर 5 यूनिट में से 7 क्वेश्चन बनेंगे। तो हो सकता है उन 3 यूनिट में से आपके 4 क्वेश्चन फंस जाएं, तो 8 नंबर आप वहां से अचीव कर लेंगे। बात आती है सेक्शन सी में, क्योंकि आपकी 3 यूनिट बहुत बेहतर तरीके से आपने की हुई है, तो 21 मार्क्स आप वहां से अचीव कर लेंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन उन तीनों यूनिट के आप अच्छे से कवर करके जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सिनेरियो आपको एक माइंड में सेटअप बनाकर चलना है कि आप इस लिमिटेड समय में किस तरीके से तैयारी करें कि आप अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकें। पास तो आप हो जाएंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स भी गेन कर लें लिमिटेड पढ़कर। और उसमें भी अगर आपने इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एनालाइज किया होगा, तो कुछ टॉपिक मैंने ऐसे बताए हैं जिनसे 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से पूछा ही जाना है, के मैप से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाना है, नंबर कन्वर्जन से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, वहीं पर एनपीएन ट्रांजिस्टर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनहेंसमेंट या डिप्लीशन टाइप मोसफेट का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, रेक्टिफायर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आप इन 5 यूनिट का एक कंक्लूजन निकालकर अपने हिसाब से कोई 3 यूनिट भी बेहतर तरीके से कवर अप कर सकते हैं। इसमें कोई संचय वाली बात नहीं है, लिमिटेड समय है। इस लिमिटेड समय में कितना बेहतर प्रयास आप कर सकते हैं अपने सेमेस्टर के लिए, वो आपको ही एनालाइज करना है। क्योंकि आप किस स्तर पर हैं, किस स्तर की पढ़ाई आपने की हुई है, प्रिपरेशन की हुई है, वो खुद आप एनालाइज करेंगे और ईमानदारी से एनालाइज करेंगे। ऐसा नहीं है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बेसिक आपने पढ़ लिया और आपने सोचा कि हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा है। नहीं, अगर आपको बेसिक ही आता है तो आप उसको एनालाइज कीजिए कि मुझे बेसिक ही आता है, अभी मुझे ये चीजें करनी है, और एक टारगेट बनाइए, फिक्स कीजिए कि टॉपिक वाइज आपको ये 1 या 2 घंटे में खत्म करना है, और इस तरीके से कि आप लास्ट टाइम उसको पढ़ रहे हैं, बस एग्जाम में आपको रिवाइज करना है केवल। इस तरीके से आपको इस समय पढ़ना होगा। लिमिटेड पढ़ें लेकिन बेहतर पढ़ें। ठीक है, चलिए। और ये आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए जो मैं इस वीडियो में एंड में स्लाइड में आपको बता रहा हूं। क्या है? अक्षय कुमार जी कहते हैं कि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। लेकिन एक बीटेक का जो स्टूडेंट है उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए जब वो एग्जाम हॉल में बैठे कि जो मैं पढ़ता हूं वो मैं लिखता हूं, और जो मैं नहीं पढ़ता हूं वो मैं डेफिनेटली लिख कर ही आता हूं एग्जाम हॉल में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन बिना पढ़ा हुआ आया है तो उसको छोड़कर आपको नहीं आना है। एंड ऑफ द टाइम जब आपके पास समय बचता है एग्जाम हॉल में, तो आप उसको भी अटेम्प्ट करके आएंगे। हो सकता है कि आपको 1 या 2 नंबर की नीड हो रही हो पास होने के लिए, तो एग्जामिनर अगर आपका मैटर लिखा हुआ है तो वहां पर वो आपको नंबर दे सकता है, ये प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये आपको हमेशा माइंड में डायलॉग याद रखना है कि जो आपने पढ़ा है वो तो आप अच्छे से लिखेंगे ही, नीट एंड क्लीन फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन जो आपने नहीं पढ़ा है और वो क्वेश्चन आ भी गया है तो आप छोड़ेंगे नहीं उसको। ठीक है, तो ये माइंड में आपको हमेशा सेटअप बना के अपने रखना है जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, और गारंटी है कि आप बेहतर करके आएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। टॉपिक्स कैसे लगे इंपॉर्टेंट, आपको भी कुछ टॉपिक ऐसा लगता है कोई कि ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप अदर स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। और वीडियो के लिए आप जरूर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस लिमिटेड समय में अपनी पढ़ाई को एक मार्गदर्शन दे सकें और बेहतर और लिमिटेड मैटर को तैयार करके अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकें एग्जाम हॉल में।
ये आपका काम है। आपका केवल इतना ही काम मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चे लाभ उठा सकें। क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आपको प्रिपरेशन अपनी और स्ट्रॉन्ग करके चलनी है। ठीक है? कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका फीडबैक हो, तो कमेंट बॉक्स में आप बेहिचक कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ठीक है? चलिए मिलते हैं अब नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।